हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जियोग्राफी वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक, उसी कड़ी में हम लोग आज फिर से आगे एक नए वीडियो में देखते हैं। ठीक है, वृष्टि और उसका वितरण। ठीक, वृष्टि मतलब प्रिसिपिटेशन। ठीक है, प्रिसिपिटेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। वृष्टि क्या है? ठीक, तो वृष्टि जो है वायुमंडल से धरातल पर जब जल तरल अवस्था अथवा ठोस रूप में गिरता है तो इसे ही वृष्टि अथवा अवक्षेपण कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है इसका? भाई वायुमंडल में जो जलवाष्प ऊपर गई हुई है, ठीक, वो जलवाष्प ऊपर जो विभिन्न छोटे छोटे कणों में जलवाष्प गई है, यही जलवाष्प क्या होगी? जल के छोटे छोटे बूंदों के रूप में क्या होगी? पृथ्वी के धरातल पर गिरेगी। और इन्हीं जल की बूंदों, यही जल की बूंदें क्या है, जब तरल अवस्था में या फिर ठोस कणों के रूप में, जिसे ओलावृष्टि कहते हैं, ठीक है, या बर्फबारी के रूप में ये जब नीचे आती हैं तो इसी को क्या कहा जाता है? वृष्टि कहा जाता है। ठीक, और ये क्या है? जल वर्षा, हिमवर्षा, फुहार, उपल वृष्टि आदि वृष्टि के सामान्य रूप हैं। ठीक, देखिए कोहरा, ओस और तुषार ये साधारण अर्थों में वृष्टि के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने बादल में इनको पढ़ चुका है। कोहरा क्या है? एक प्रकार का बादल है। ठीक, ओस और तुषार क्या है? ये वृष्टि के साधारण प्रकार, साधारणतः वृष्टि के प्रकार ये नहीं है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं एक औसत मेघ का जो कण है। ठीक, एक औसत मेघ कण का जो अर्धव्यास होता है वो 10 माइक्रोन होता है, जबकि वर्षा की एक औसत आकार की बूंद का जो अर्धव्यास होता है वो 1000 माइक्रोन या 1 मिलीमीटर का होता है। ठीक, कहने का तात्पर्य यह है कि जो बादल का एक छोटा सा कण है वो 10 माइक्रोन का होगा, वहीं जो आपकी वर्षा की बूंद है उसका जो एक कण होगा उसकी जो आकार होगा वह 1000 माइक्रोन, अर्थात इसका 100 गुना। ठीक है, जो 10 माइक्रोन था उसका 100 गुना बूंद का आकार होता है। इसका मतलब बादल में जो कण हैं वो क्या अत्यंत छोटे हैं। ठीक है, और वृष्टि के सिद्धांत क्या है? तो वृष्टि के दो प्रकार के सिद्धांत, एक हिमकण सिद्धांत, एक संलयन सिद्धांत है। ठीक, हिमकण सिद्धांत क्या कहता है? तो हिमकण जो सिद्धांत है वो नॉर्वे के प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक टार बर्गरान ने सन 1933 में हिमकण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इस सिद्धांत को बर्गरान प्रक्रिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन किया, इसलिए इसे बर्गरान प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं हिमकण सिद्धांत क्या है। ठीक है, देखिए हिमकण सिद्धांत में होता क्या है, जो आपके बादल हैं, ठीक है, वो बादल क्या करते हैं? आपके जो बादल हैं वो भाई काफ़ी ऊंचाई पर विभिन्न प्रकार के जो स्तरीय बादल हैं उसमें छोटे छोटे कण आपके पाए जा रहे हैं। ठीक, जब आपका जो पृथ्वी का धरातल है, ठीक, धरातल से क्या होता है भाई? आपके धरातल पर, यहाँ पर जो आपका धरातल है, धरातल से जब वाष्प ऊपर जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर ये पहुँचेगी, और यहाँ पहुँचने के बाद इसको संघनित होने के लिए कोई ना कोई क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। ठीक है, माध्यम क्या होगा भाई? संघनन कैसे होगा? ये वाष्प है, ये जल के रूप में कैसे बदलेगी? ठीक है, तो जल के रूप में परिवर्तित होने के लिए सबसे पहली आवश्यकता ये क्या हो? ठंडी हो। जो वाष्प है वो गर्म है, गर्म होकर ये क्या हो? ठंडी हो। ठंडी होने के लिए तापमान क्या चाहिए? तापमान कम चाहिए। तो यहाँ पर जो सामान्य तापमान होना चाहिए वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो आपका तापमान है, यदि इस तापमान पर यहाँ की स्थिति मिलती है, जो आपकी स्थिति है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर यहाँ पर जब ये पहुँचते हैं तो ये धीरे धीरे बर्फ़ के रूप में परिवर्तित होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बर्फ़ है वो बर्फ़ के रूप में परिवर्तित कब होंगे? तो यहाँ पर कुछ मेघों के छोटे मेघों में कुछ जो आपके कण हैं वो क्या होते हैं? कुछ हिमकण भी मिलेंगे, और इन्हीं के हिमकणों के माध्यम से क्या होंगे? इसके आसपास एकत्रित होंगे, और जो यहाँ पर आपके मेघ आएंगे, जो बादल आएंगे, इसका क्या होगा? ऊर्ध्वपातन होगा। ऊर्ध्वपातन क्या है? ठोस से कोई वस्तु क्या है? ठोस है, तो उस ठोस से सीधे किस में बदल जाए? गैस में, या वो गैस से क्या हो जाए? ठोस में बदल जाए, तो उसी क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो यहाँ पर जो मेघ आए हैं इसमें जो जलवाष्प वो क्या है? गैस में है, और गैस ये क्या कर रही है? सीधे ठोस में बदल जा रही है। तो ये ऊर्ध्वपातन क्रिया से किस में बदल रहे हैं? हिमकणों में परिवर्तित हो रहे हैं।
ठीक है। अब ये जो हिमकण है आपका, फिर ये क्या होता है, इसमें अभी ऊर्ध्वपातन की क्रिया और होगी और इसमें कोगुलेशन या जिसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, ठोसीकरण, ठीक है। ठोसीकरण होगा, मतलब उसमें जो उसका पार्ट हो धीरे धीरे क्या होगा और बड़ा होगा, इसमें ऊर्ध्वपातन क्रिया भी होगी। और ये जो आपके कण हैं, हिमकण हैं, ये हिमकण क्या होंगे, जो बड़े हिमकण हों उसके आसपास छोटे छोटे हिमकण क्या हो जाएंगे, एकत्रित होने लगे और धीरे धीरे इसका आकार जो होगा वो बड़ा होता जाएगा। और जब इसका आकार इतना बड़ा हो जाए, ये बड़े हिमकण के रूप में कोमिले, ओले और विभंगताओं के समान हो जाएं, ठीक है, इनमें घनीभवन के रूप में ये बड़े बड़े आकार में हो जाएं। और जब बड़े हो जाएंगे तो ये वायुमंडल में स्थिर नहीं रह पाएंगे। और जब ये वायुमंडल में स्थिर नहीं रह पाएंगे तो क्या होंगे, यहाँ पर जो आपकी घनी क्या हैं, हवाएं हैं, जब इनका आकार इतना बड़ा हो जाए कि इन हवाओं को में ये जो हवाएं हैं जो ऊपर की ओर आ रही हैं, भाई वो जलवाष्प के रूप में क्या है, ऊपर की ओर आ रही हैं, लेकिन इनका जो आकार इतना बड़ा हो जाए कि इनके ऊपर आने के कारण भी ये ना रुक पाए, उसके बाद इसको ये इस हवाओं को चीरते हुए क्या आ जाए, नीचे की ओर चले आएँ, ठीक है, पार करते हुए नीचे की ओर चले आएँ। तो इस प्रकार ये नीचे की ओर जब चले आएंगे तो जब इन हवाओं से ये गुजरेंगे, जो कि हवाएं क्या हैं, गर्म हैं, जब ये इन हवाओं से गुजरेंगे तो इन ये जो ठोस अवस्था में फिर धीरे धीरे क्या होंगे, गलने लगेंगे। और जब गलेंगे तो ये गलने की क्रिया होगी, ठीक है, मेल्टिंग होगी। मेल्टिंग होने के बाद ये फिर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाएंगे। और जल की बूंदों में परिवर्तित होने के बाद होगा क्या, ये पृथ्वी की सतह पर वर्षा के रूप में दिखाई पड़ेंगे, ठीक। जो आपकी धरातलीय सतह है उस पर ये वर्षा के रूप में देखिए यहाँ पर मिल जाएंगे। यही आपका क्या है, बर्गरान का हिमकण सिद्धांत है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं संलयन सिद्धांत के बारे में, ठीक। संलयन सिद्धांत क्या है भाई, संलयन सिद्धांत का जो प्रतिपादन हो उसका श्रेय ईजी बोबेन, आपसे ये भी पूछा जाता है संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। तो ये ईजी बोबेन महोदय हैं जिन्होंने संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और ये इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया में मेघ भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था, ठीक। और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन ऐसे मेघों से होने वाली वृष्टि के लिए किया जाता है जिनका ऊर्ध्वाधर विस्तार हिम स्तर तक नहीं होता है, ठीक है। इसका तात्पर्य क्या है, ऊर्ध्वाधर विस्तार हिम स्तर तक न होने का तात्पर्य क्या है भाई, जैसे ये आपका क्या है, पृथ्वी की सतह है, ठीक। इस सतह से ये आपका क्या है, ऊपर बादल है, तो यहाँ से जो इसका विस्तार है इस यहाँ से पूरा ऊर्ध्वाधर नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ पर जाएंगे फिर छोटे, फिर कुछ भाग नहीं होगा, बादल नहीं होंगे, फिर बीच में बादल होंगे, फिर बादल नहीं होंगे, इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति जब रहेगी इसमें ऊर्ध्वाधर विस्तार नहीं होगा। हिम स्तर मतलब जहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जहाँ पर मिल रहा है उसके ऊपर, ठीक है, जहाँ पर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, ठीक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर की जो स्थिति है वहाँ तक ही इसका विस्तार सीधे नहीं हुआ है, ये कटे फटे रूपों में इसका विस्तार होता है। अब देखते हैं संलयन सिद्धांत है क्या चीज़, ठीक है। देखिए संलयन सिद्धांत में होता क्या है भाई, जो आपका बादल है, मान लीजिए सरफेस है, सरफेस से यहाँ पर जलवाष्प ऊपर उठी, ठीक है, यहाँ पर कुछ बादल हैं, कुछ बादल यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर हैं, ठीक। अब जो बादल हैं इसमें जो आपके जलवाष्प के कण हैं, ठीक है, इन कणों की क्षमता इतनी नहीं है कि ये क्या हो जाए, बारिश के रूप में नीचे आ जाएं। तो बारिश के रूप में नीचे आने के लिए क्या होना चाहिए, इनको बड़ा होना चाहिए, इनका आकार जो होगा वो बड़ा होना चाहिए। और बड़ा आकार कब होगा, जब ये आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। और मिलेंगे कैसे, तो ये जो आपस में बादल हैं एक दूसरे में मिल जाएंगे, या फिर जो आपके जलवाष्प के कण आए हैं, ठीक है, ये धीरे धीरे जब संघनन होगा इनका, ये धीरे धीरे क्या होंगे, जब शीतलन की क्रिया होगी तो ये क्या होंगे भाई, ठंडे होंगे। और ठंडे होंगे तो आपस में एक दूसरे से जब धीरे धीरे मिलना प्रारंभ करेंगे, तो प्रारंभ में जो इनके मिलने की गति होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे होती है, लेकिन बाद में इनकी जो बढ़ने की गति वो काफ़ी तीव्र हो जाती है। और धीरे धीरे ये इतने बड़े हो जाते हैं कि ये पृथ्वी की सतह के ऊपर गिरने लगते हैं। और जब गिरते हैं तो ये किस रूप में गिरते हैं, तो ये जल की बूंदों के रूप में गिरने लगते हैं, ठीक है।
और जब ये जल की बूंदों के रूप में यहाँ पर गिरने लगते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, वर्षा कहा जाता है। संलयन सिद्धांत में क्या होगा, जो जलवाष्प के कण ऊपर गए हैं, ये जलवाष्प के कण आपस में क्या हो जाएंगे, संलयित होकर एक बड़े कण के रूप में एक बड़े मेघ, यहाँ पर जो छोटे छोटे मेघ हैं वो मेघ आपस में मिलकर एक बड़े मेघ का निर्माण करेंगे। और जब बड़े मेघ का निर्माण करेंगे तो वो हवा में उनका रुकना कठिन हो जाएगा, और जब रुकना कठिन हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या होंगे, नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे। और जब ये नीचे की ओर आने लगेंगे तो इनके ऊपर भार जो होगा, इनका जो भार धीरे धीरे जैसे ठंडे होते जाएंगे इनका भार बढ़ता जाएगा, और बढ़ने के साथ साथ अंत में ये अंततः पृथ्वी की सतह पर जल की बूंदों के रूप में गिर जाते हैं। ये आपका संलयन सिद्धांत। इसके बाद हम लोग देखते हैं वृष्टि के विविध रूप। वृष्टि कितने प्रकार की होती है, ठीक है, प्रकार नहीं रूप की बात कर रहे हैं। तो वृष्टि का जो रूप है, सबसे पहला क्या, फुहार। फुहार क्या है, ये अत्यंत सूक्ष्म, सघन तथा समान आकार वाली बूंदें जो पवन प्रवाह की दिशा में उड़ती प्रतीत हैं, फुहार कहलाती हैं। ठीक, कभी कभी देखिए आप, इतनी महीन बारिश होती है, इतनी हल्की बारिश होती है, कहते हैं बड़ी अच्छी फुहार है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बारिश होगी भी, उसमें आप भीगे भी नहीं, आप निकलते भी रहेंगे, और वो जो फुहार होगी, जैसे अगर हवा पश्चिम दिशा की ओर चल रही है, यहाँ पर जो भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, वो पश्चिम दिशा की ओर चल रही हैं, तो ये जो बूंद होगी वो पश्चिम दिशा की ओर घूम जाएगी, पूरब दिशा की ओर चल रही है पूरब दिशा की ओर घूम जाएगी। ठीक है, अर्थात वो फुहार हवा का अनुसरण करते हुए उसी दिशा में वो थोड़ा सा घूमी हुई, झुकी हुई पृथ्वी की सतह पर आएगी। ठीक है, इसमें जल कणों का जो व्यास है वो 0.5 mm से भी कम होता है। ठीक है, और फुहार वृष्टि क्या होती है, सदैव निम्न मोटे स्तरीय मेघों से होती है। मेघ आप कल पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो फुहार होगी वो निम्न स्तरीय मेघों से ही होगी, जो कि मोटे होते हैं। ठीक है, और फुहार कहीं कहीं पर धुंध अथवा स्काच मिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर इन्हें धुंध और कहीं कहीं पर स्काच मिस्ट कहा जाता है। दूसरा क्या है, जल वृष्टि, जिसे रेन कहा जाता है। ठीक है, जल वृष्टि के इसमें वर्षा की जो बूंदे का व्यास होता है वो 0.5, ठीक है, 0.5 mm से 7 mm के बीच में होता है, अर्थात 200 से 7000 माइक्रोन तक होता है। ठीक है, जो सामान्य बारिश आप देखते हैं, ठीक है, जल की बूंदों के रूप में, वही बारिश जो होती है वो रेन या जल वृष्टि कहलाती है। ठीक, अगली क्या है, सहिम वर्षा। सहिम वर्षा का मतलब ये है जिसमें जल के साथ साथ बर्फ की भी कण पाए जाते हों। ठीक, जब क्या होता है, जल की बूंदें तथा हिम एक साथ धरातल पर गिरते हैं तो उसे सहिम वर्षा कहा जाता है। अगला क्या है आपका, ओला अथवा उपल वृष्टि, जिसे हेल स्टार्म कहा जाता है। यह क्या है, एक वृष्टि का बहुत ही भीषण रूप है, जिसकी उत्पत्ति क्या होती है, प्रबल झंझावातों से होती है। झंझावात का मतलब क्या है, बादल गरजेगा, ठीक है, बादल गरज होगी, बिजली की चमक होगी, ठीक, इसके साथ तेज मूसलाधार वर्षा होगी। और जब तेज मूसलाधार वर्षा होगी और हवाएं भी तेज होंगी, उसके साथ ही क्या होता है, यहाँ पर बारिश, जल की बूंदों के साथ साथ क्या होता है, हिम के छोटे छोटे गोले भी गिरने लगते हैं। और जिन जो हिम गिरते हैं उनका व्यास कितना होता है, 5 से 50 मिलीमीटर। ठीक है, 5 मिलीमीटर से लेकर 50 मिलीमीटर तक के होते हैं। और इनकी जो संरचना होती है प्याज की तरह होती है। प्याज की तरह का मतलब जैसे प्याज है, उस परत दर परत जमा होती है। ठीक है, सबसे अंदर छोटी परत, उसके ऊपर एक बड़ी परत, फिर उसके ऊपर एक बड़ी परत, फिर उसके ऊपर एक बड़ी परत। वैसे ही इन हिम कंदुकों की भी संरचना पाई जाती है कि पहले छोटा होगा, फिर उसके, इसका तात्पर्य क्या है, जैसे आप देखें संलयन में या हिमकण सिद्धांत में देखें, क्या पहले एक कण था, फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ, कण आपस में, उसमें कुछ और कण जुड़ते गए, फिर और जुड़ते गए, फिर और जुड़ते गए, ये क्या हो गया, बड़ा होता गया। तो वही संरचना क्या होती है, ये सीधे ही आ जाती है, पिघल नहीं पाती है। ठीक, तो यही क्या होती है, हिमवृष्टि कहलाती है, जिसमें जो हिम की समकेंद्रीय परतें पाई जाती हैं। और एक अन्य सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, मतलब एक दूसरा सिद्धांत जिसके अनुसार ओले का जो निर्माण होता है उन गिरते हुए नाभिकों के द्वारा होता है, जिन पर अतिशीतित जल की बूंदें तथा हिमकणों की परतें एक के बाद दूसरी जमा हो जाती। जैसे मान लीजिए आपका बर्फ है, इसके ऊपर जल की बूंदें जमा हुई,
ठीक है। और जल की बूंद क्या अधिस्थिति तो बहुत ही ठंडी है, केवल इतना मान लीजिए कि वो बर्फ़ नहीं बनी हुई है, बाकी वो बहुत ही ठंडी है। फिर इसके ऊपर क्या हो गई, बर्फ़ जमा हो गई, फिर इसके ऊपर जल की बूंदें जमा हो गई जो अधिस्थिति थी, फिर उसके ऊपर बर्फ़ जमा हो गई। इस प्रकार क्या होता है, ओले का निर्माण होता है। ठीक है। इसके बाद क्या है, हिमवृष्टि या स्नोफॉल। स्नोफॉल आप देखते होंगे, सुनते भी होंगे कि उत्तरी भारत में या फिर ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है, बर्फबारी हो रही है, तो वो बर्फबारी क्या है, वही हिमवृष्टि कहलाती है। ये होता क्या है, जब हिम के विविध प्रकार के षटभुजीय क्रिस्टल की वृष्टि होती है तब उसे हिमवृष्टि या स्नोफॉल कहा जाता है। इसमें क्या होगा, कोई आकार नहीं होगा, जो बर्फ़ होगी भाई, जो जल आपका ऊपर है वही जल क्या है, तुरंत जम गया है, ठंडी इतनी अधिक है वो उसी रूप में जम गया है, उसमें क्या हुआ, संकेंद्रण नहीं हुआ है, और वो लगातार उसी रूप में क्रिस्टलों के रूप में नीचे की ओर गिर रहे हैं, तो इसी को हिमवृष्टि कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें देखिए एक नोट लिखा हुआ है, क्या है कि निम्न अक्षांशों में हिमवृष्टि अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित होती है। ठीक है। अगर निम्न अक्षांश मतलब जैसे भूमध्य रेखा से कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच की स्थिति, या 30 अंश से उत्तर से 30 अंश दक्षिण के बीच में जो स्थिति है, इसमें क्या होगा, जो हिमवृष्टि होगी वो अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों तक ही सीमित है, अर्थात केवल वहीं होगी जहाँ वो अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं। और ग्रीष्म ऋतु में जिस ऊंचाई पर हिम की निम्नतम सीमा पाई जाती है उससे क्या कहते हैं, हिम रेखा कहते हैं। मतलब गर्मी के मौसम में, ठीक है, मान लीजिए जैसे आपकी पर्वत है, अगर बर्फ़ की जो स्थिति पाई जा रही है गर्मी के मौसम में, इतनी ऊंचाई पर क्या है, बर्फ़ जमा हो जा रही है, तो इस रेखा को क्या कहेंगे, इस ऊंचाई को क्या कहेंगे, हिम रेखा कहते हैं। कि इसके ऊपर आपको बर्फ़ मिलेगी और इसके नीचे आपको बर्फ़ नहीं मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये स्थिति जो है आपकी हिम रेखा कहलाती है। ठीक। अब देखते हैं हिम रेखा की ऊंचाई क्या है, मौसम के अनुसार बदलती है। जो आपकी हिम रेखा है उसकी ऊंचाई मौसम के अनुसार बदलती रहती है। हिम रेखा की ऊंचाई उच्च अक्षांशों में कम तथा निम्न अक्षांशों में अधिक होती है। क्यों अधिक होगी भाई, जो आपका निम्न अक्षांश है वहाँ पर तापमान अधिक है, और तापमान जब तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे नहीं होगा तब तक क्या होगा, बर्फ़ नहीं बनेगी। और भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड होने के लिए आपको अधिक ऊंचाई पर जाना पड़ेगा, और जहाँ पर तापमान कम है वहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होने के लिए आपको कम ऊंचाई पर जाना पड़ेगा। ठीक है। यही रीज़न है कि जो उच्च अक्षांश है वहाँ पर तापमान पहले से ही कम है, इसलिए हिमरेखा नीचे पाई जा रही है। जो आपके निम्न अक्षांश है वहाँ पर तापमान पहले से अधिक है, इसलिए हिमरेखा ऊपर पाई जा रही है। ठीक। अब देखते हैं वृष्टि के प्रकार। ठीक है। वृष्टि कितने प्रकार की होती है, तो वृष्टि का जो प्रस्तुत वर्गीकरण उन कारकों पर आधारित है जिनसे आर्द्र वायु राशियों को ऊपर उठने में सहायता मिलती है। इन कारकों के आधार पर वृष्टि के 3 प्रकार हैं। पहला क्या है, संवहनीय वृष्टि, दूसरा पर्वतीय वर्षा, तीसरा चक्रवातीय वृष्टि। अब संवहनीय वृष्टि क्या है, कन्वेक्शनल प्रिसिपिटेशन, ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन और साइक्लोनिक और फ्रंटल प्रिसिपिटेशन। ठीक। अब हम लोग देखते हैं संवहनीय वृष्टि क्या है। ठीक है। देखिए संवहनीय वृष्टि में होता क्या है, जैसे ये मान लीजिए आपका धरातल है, धरातल पर तापमान क्या होता है, अधिक है। यहाँ से जब वाष्पन होगा तो वाष्पन होगा तो यहाँ की जो वायु है वो क्या होगी, तापमान अधिक होने के कारण गर्म है। ठीक है, गर्म वायु है, और जब गर्म है, तापमान अधिक है, गर्म है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो जल क्षेत्र है, जल से क्या होगा, वाष्पन। ठीक है। और वाष्पन होगा तो ये वाष्प जो है ये ऊपर उठेगी, चूँकि गर्म है, गर्म होने के कारण ये ऊपर उठेगी, और जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा भाई, ऊपर जाएगी तो संघनन होगा, और संघनन होगा तो क्या होगी, वर्षा होगी। लेकिन संघनन होने के पहले क्या होगी, यहाँ पर जो ऊपर जाएगी तो इस स्थान को घेरने के लिए कोई आएगा, तो कौन आएगा, शीतल वायु इस स्थान को घेरने के लिए आएगी। तो इस प्रकार क्या होगा, एक चक्र चलेगा, गर्म वायु ऊपर जाएगी और ठंडी वायु नीचे की ओर आएगी। इसी को संवहन गति कहते हैं। और जब यही आर्द्रता वाली वायु ऊपर उठती है, ठीक है, ऊपर जाकर संघनन होगा, संघनन होने के बाद ये जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित होंगे और पुनः पृथ्वी की सतह पर नीचे गिर जाएंगे। तो इस प्रकार की जो वृष्टि होती है ये सामान्यतः अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में होती है, या जिससे आप कह सकते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में इस प्रकार की वर्षा प्रतिदिन होती है। ठीक है। दूसरी क्या है आपकी, पर्वतीय वृष्टि। पर्वतीय वृष्टि क्या है,
भाई जब मान लीजिए ये आपका समुद्र है, ठीक, जल क्षेत्र है, यहाँ से कोई हवा चल रही है, ठीक, और ये हवा क्या की, इस समुद्री भाग से आर्द्रता ली और आर्द्रता लेते हुए आगे बढ़ी, आगे कोई पर्वत है और जब ये पर्वत से टकराई तो पर्वत के सहारे क्या हो गई, ऊपर उठती चली गई, और जब वो ऊपर उठती चली गई तो ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने के बाद यहीं पर इसका संघनन हो जाएगा और संघनन होकर ये वर्षा कर देंगी। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, उच्चावचन वर्षा भी कहा जाता है। लेकिन ऑस्टिन मिलर के अनुसार क्या है, पर्वतीय वर्षा मुख्य रूप से उस समय होती है जबकि वायुमंडल में आर्द्रता की अधिकतम मात्रा उपस्थित रहती है। यहाँ पर पर्वतीय वर्षा तभी होगी जब वायुमंडल में क्या हो, आर्द्रता अधिक हो, ह्यूमिडिटी क्या हो, अधिक हो, तभी ये वर्षा होगी, नहीं तो ये वर्षा नहीं हो पाएगी। ठीक, और इस प्रकार की वर्षा में ये जो इसका पर्वत के अभिमुख ढाल है, ठीक है, जिस ओर से हवा क्या कर रही है, ऊपर चढ़ रही है, उस दिशा में वर्षा क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन इसके पर्वत के विमुख ढाल पर क्या होगी, वर्षा कम होगी, या इसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। जैसे आपकी परछाई है या किसी दीवार के पास खड़े हो आप, ठीक है, और बारिश हो रही है, दीवार से सटे हुए कुछ हिस्सों में बारिश का पानी नहीं गिरता, वैसे जो आपका पर्वत है तो पर्वत का जो तटीय क्षेत्र है, दूसरे पर्वत का विमुख ढाल, तो उस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती है, तो इसे वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। अगला क्या है, चक्रवातीय अथवा वाताग्रीय वर्षा। इसमें क्या होता है, एक तरफ से आपकी ठंडी वायु आती है और दूसरी तरफ से गर्म वायु आती है। जब दोनों वायु आपस में मिलेगी, ठीक है, अगर ठंडी वायु क्या है, अधिक ताकतवर, तो ये क्या करेगी, गर्म वाले को ऊपर ढकेल देगी। ठीक है, और जब ठंडी वायु ताकतवर होगी, गर्म वाले को ऊपर ढकेलेगी, तो गर्म वाली इस प्रकार चढ़ेगी। ठीक है, लेकिन जब क्या हो, गर्म वाली अधिक ताकतवर हो और ठंडी वाली कम ताकतवर हो, तो क्या होगी, गर्म वाली खुद ही चढ़ जाएगी, तो शीतल वाली क्या होगी, ऐसे जा रही है, तो और क्या होगा, ये धीरे से नीचे होगा और ये क्या होगी, तेज़ी से ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है, जब गर्म वायु ऊपर चढ़ेगी स्वतः से, तो उसे गर्म वाताग्र कहा जाता है या उष्ण वाताग्र कहा जाता है। ठीक है, और जब क्या होगा, शीतल वायु ऊपर ढकेलेगी, ठीक है, ये स्थिति, इसमें क्या होगा, इसे शीत वाताग्र कहा जाता है। दोनों कंडीशन में क्या होगा, जब वाताग्र का निर्माण होगा, ठीक है, तो यहाँ पर बादल का निर्माण होगा, और बादल का निर्माण होगा तो बादल के निर्माण के साथ यहाँ पर जब संघनन होगा, संघनन के कारण वर्षा होने लगेगी। तो इसमें क्या होगा भाई, जब ठंडी नीचे जाएगी वह ऊपर जाएगी, तो इस प्रकार इसमें एक चक्राकार क्रम निर्मित हो जाएगा। भाई ठंडी जब नीचे गई, गर्म ऊपर गई, तो ऊपर जाने के बाद फिर ये ठंडी होगी, फिर नीचे आएगी, फिर गर्म, नीचे वाली गर्म होगी, ऊपर जाएगी, तो इस प्रकार एक चक्राकार क्रम में ये क्रियाएं होने लगती हैं, जिसमें वर्षा होने लगती है, जिसे ही चक्रवातीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं वृष्टि के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, जो आपकी वर्षा हो रही है उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला कारक क्या है, अक्षांश, लैटिट्यूड, जैसे कहा जाता है निम्न अक्षांश, उच्च अक्षांश। क्यों, ये मान लीजिए आपका ग्लोब है, ये आपका 0 डिग्री है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। ठीक, अब जो आपकी 0 डिग्री है, इस पर तापमान क्या होगा, अधिक होगा, और अधिक तापमान के कारण क्या होगा, वाष्पन भी अधिक होगा, और जब वाष्पन अधिक होगा तो वर्षा भी क्या होगी, अधिक होगी। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे तापमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और तापमान कम होने के साथ साथ यहाँ पर वाष्पन की क्रिया भी क्या होगी, कम होगी, और जब वाष्पन की क्रिया कम होगी तो उसका क्या होगा, वर्षा भी कम होगी। इसीलिए क्या है, आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है, और जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं वर्षा की मात्रा घटती जाती है। ठीक, दूसरा क्या है, महाद्वीप और महासागर। पहला क्या रहा आपका, अक्षांश, ठीक, दूसरा क्या है, महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर कैसे प्रभावित करेंगे भाई, महाद्वीप है, स्थल भाग है, यहाँ पर जल क्या है, कम है, तो वाष्पन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, लेकिन जो आपका महासागर है उसमें जल क्या है, अधिक है, और जब अधिक है तो वाष्पन भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, और जब वाष्पन अधिक होगा तो वर्षा भी क्या होगी, अधिक होगी। इसीलिए महासागरीय क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, महाद्वीपीय क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। ठीक, तीसरा क्या है आपका, पर्वतीय अवरोध।
पर्वतीय अवरोध क्या है, जैसे आप अभी देखें पर्वतीय वर्षा, भाई कोई आर्द्र वायु क्या है आगे बढ़ रही है और यहाँ पर क्या हो जाए एक पर्वत आगे सामने खड़ा हो जाती है, वायु क्या होगी आर्द्र वायु ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठकर यहीं पर वर्षा कर देगी। अगर कोई पर्वत नहीं है तो ये क्या हो जाएगी आगे बढ़ जाएगी, इस क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या है एक प्रकार का प्रभावित करने वाला कारक है। अगला क्या है, वायु में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा, उसका तापमान तथा अस्थायित्व एवं अस्थायित्व। वायु में जितनी अधिक आर्द्रता होगी वर्षा की क्षमता उतनी ही अधिक होगी, तापमान जितना ही अधिक होगा आर्द्रता उतनी ही अधिक होगी, और अस्थायित्व एवं अस्थायित्व का मतलब क्या है, जितनी ही अस्थायी होगी उतना ही वो क्या होगी आगे की ओर बढ़ती जाएगी, और जैसे ही उसमें अस्थायित्व आएगा वो वर्षा कर देगी। ठीक है, तो अस्थायित्व एवं अस्थायित्व भी क्या करेंगे, इसको प्रभावित करेंगे। अगला क्या है, ऋतु परिवर्तन के कारण वायुदाब एवं पवन पेटियों का खिसकाव। ठीक है, पवन पेटियों का खिसकाव आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे जैसे गर्मी के मौसम में क्या है उत्तर की ओर, गर्मी के मौसम में ये या जून की स्थिति जब आती है तो ये उत्तर की ओर, और दिसंबर की स्थिति जब आती है तो ये दक्षिण की ओर खिसक जाते हैं। ठीक है, और जब ये ऊपर की ओर खिसकेंगी तो वर्षा की जो पेटी हो और ऊपर चली जाएगी, नीचे की ओर खिसकेंगी तो वर्षा की पेटी और नीचे की ओर चली जाएगी। इस प्रकार भी क्या होता है, जो आपका वर्षा का वितरण है वो भी क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। अगला क्या है, जल एवं स्थल खंडों के वितरण प्रणाली। महाद्वीप और महासागर जो था वो तो ही है, लेकिन जल और स्थल खंड का भी वितरण प्रभावित करता है। ठीक, तो जो आपका जल और स्थल किस प्रकार से वितरित है, अगर लगातार स्थल है तो वर्षा कम हो जाएगी, जल और स्थल लगातार एक के बाद एक ऐसे धीरे धीरे से उसमें वितरण हुआ है तो वर्षा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अगला क्या है, प्रचलित पवनों की दिशा। ठीक है, पवन किस दिशा से जा रही है। ठीक है, अगर पवन महाद्वीपों से महासागरों की ओर जा रही है तो वर्षा कम हो जाएगी, अगर वही पवन क्या महासागरों से महाद्वीपों की ओर जा रही है तो वर्षा बढ़ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार किस पवन की स्थिति में कौन सी स्थिति पड़ रही है उसके आधार पर भी क्या होता है, वर्षा की मात्रा डिपेंड करती है। ठीक, तो अब आपका बचता है भूतल पर वृष्टि का जो कटिबंधीय वितरण है, तो इसके बारे में हम लोग कल अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।